हेलो लर्नर्स, आप सबका स्वागत है नॉलेज और एजुकेशन कोर्स के तीसरे लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के प्रकार के बारे में सीखा था और आज के इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज सीखेंगे। आज के लेक्चर के बाद आप जान पाएंगे कि मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज को हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक। और नॉन साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके बाद कौन कौन सी बातें हैं जो नॉन साइंटिफिक मेथड, और उसके बाद क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं नॉन साइंटिफिक मेथड्स की। अगले लेक्चर में हम साइंटिफिक मेथड को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं नॉन साइंटिफिक मेथड के साथ। अकॉर्डिंग टू हेम्स्टेडार, there are at least 5 non-scientific approaches and one is scientific approach to acquire knowledge. The non-scientific approaches includes tenacity, intuition, rationalism, empiricism, authority, and the sixth one is scientific approach. Today we will start with the first method of acquiring knowledge, that is tenacity. टेनेसिटी का मतलब होता है दृढ़ता या डिटर्मिनेशन। जब हम किसी काम को करने में अपना दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, बहुत डिटर्मिन होते हैं, तो वो टेनेसिटी कहलाती है। ये जो मेथड है किसी चीज को सीखने का, जानने का या नॉलेज गेन करने का, इट इज लार्जली बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन और बिलीफ या हैबिट। तो ये एक ऐसा बिलीफ है जो हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि लोग उसको मानते हैं। जैसे हम कोई बात बार बार सुनते हैं तो हम उसे मानना शुरू कर देते हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि गुड रिसर्च कैन ओनली बी डन बाय दोज हु आर बिलो 30s। तो ये टेनेसिटी है। या स्टैटिस्टिक इज टू इनएफिशिएंट फॉर रियल यूज। और ऐसा भी कहते हैं हम, जैसे द मोर वी सी समथिंग, जितना ज्यादा हम किसी चीज को देखते हैं उतना ज्यादा हम उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। द मोर वी सी समथिंग द मोर वी लाइक इट। और इस मेथड का इस्तेमाल, इस मेथड का प्रयोग सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट कंपनीज को हमने करते हुए देखा है। एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती हैं वो इस मेथड को यूज करती हैं बाय क्रिएटिंग कैच फ्रेजेस सच एज नाइकी स्लोगन जस्ट डू इट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कुछ कैच फ्रेजेस होते हैं, अ, जिनको हम बार बार सुनते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं। और इसके अलावा अगर मैं और उदाहरण लूं तो अ बिलीफ इन सुपरस्टिशन, हमने कहा कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें नॉलेज इज लार्जली बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन और हैबिट, and it is a belief that exists simply because it has always been accepted. So if I talk about the superstition, then एक हो सकता है कि फाइंडिंग अ पेनी हेड्स अप ब्रिंगिंग गुड लक। अगर हमें कहीं भी पैसे पड़े हुए मिलते हैं तो वो हमारे लिए सौभाग्य लेकर आता है, या अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो हमारे लिए बैड लक लेकर आता है। तो इस तरीके की बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं और हम उनको सुन सुनकर सीखते जा रहे हैं और उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें मानते हैं। तो ये कौन सी नॉलेज हुई? टेनेसिटी मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज हुआ। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि जैसे देयर इज नो गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं दे सकते इस तरीके से सीखी हुई नॉलेज के बारे में। कोई भी मैकेनिज्म नहीं है गलतियों को सुधारने के लिए। देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर एरर करेक्शन एंड नॉलेज फ्रॉम टेनेसिटी इज प्रिजुडाइज। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं टेनेसिटी के। उसके बाद जो अगला मेथड आता है वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी गेस वर्क हम कह सकते हैं, या an individual's subjective hunch or feeling that something is correct। तो हमारे अंदर से आती है इंट्यूशन,
हमारी सिक्स्थ सेंस जब काम करती है वो इंट्यूशन है। और ये जो अप्रोच है ये इट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजनिंग और इन्फरेंस। तो हम डायरेक्टली किसी नॉलेज को मान लेते हैं या एक सर्टेन पॉइंट पर आ जाते हैं विदाउट एनी रीजनिंग और इन्फरेंस। जैसे नॉलेज गेन्ड आउट ऑफ इंट्यूशन इज स्पॉन्टेनियस एंड सडन। अचानक से हमें लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है, या ऐसा कुछ हो सकता है, या ऐसा कुछ हो रहा है। Senses and mind are not involved during intuition, and anyone can experience it at different points of time. तो इंट्यूशन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि यस इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू रेन टुडे, या कई बार पेरेंट्स को ऐसा फील होता है कि उनका बच्चा जो है शायद स्कूल में ट्रबल में हो या बाहर प्लेग्राउंड में ट्रबल में आ गया है, तो वो उनको एक इंट्यूशन आभास होना शुरू हो जाता है और वो उसको सत्य भी मानते हैं। और कई बार हम अगर अपने विद्यार्थियों की बात करें तो हम कहते हैं, अ, हम देखते हैं कि विद्यार्थी अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, यही उनके लिए बेस्ट फिट है। तो विद्यार्थी अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और मानते हैं कि हाँ, यही उनके लिए बेस्ट फिट है। तो ये इंट्यूशन है। और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि वी डू नॉट रियली अंडरस्टैंड व्हाई वी बिलीव इट ना, हमें समझ ही नहीं आता हम इस बात को क्यों मान रहे हैं। उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं होता। एंड देर इज नो वे टू सेपरेट एक्यूरेट फ्रॉम इनएक्यूरेट नॉलेज, एंड इट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म हाइपोथेसिस। ये इसका एक पॉजिटिव सी बात है कि हम इसको हाइपोथेसिस बनाने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे कि हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं कैसे बनाई जाती हैं। वहां पर हम इंट्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। पर इन द नॉलेज गेन्ड थ्रू इंट्यूशन मे बी मिसलीडिंग। तो दिस इज अबाउट द सेकेंड method of acquiring knowledge, that is intuition. Now the third method is authority. You can say that knowledge gained through authority is accepted because it comes from an expert or respected source. तो ऐसे लोगों से जो जिनका हमारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होता है या जिनको हम बहुत प्रभावशाली मानते हैं, तो उनसे हम कोई भी नॉलेज लेते हैं उसको हम सही मानते हैं। वो भी एक सोर्स होता है नॉलेज का। जैसे हम बड़े लोगों से पूछते हैं, अपने अ, बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं, या टीचिंग की फील्ड में देखें तो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। जब हम उनसे कुछ पूछने सीखने जाते हैं तो वो अथॉरिटी है, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि उनसे जो भी हमने सीखा है वो सही है, बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। जैसे साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। और अगर मैं फेथ बेस्ड प्रैक्टिसेस की बात करूं तो जैसे रामायण है, हमारे देश में पढ़ा जाता है, उसकी शिक्षाओं को माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हमें जो भी हमारे पौराणिक कथाएं हैं उनको उनका अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए। भगवत गीता है तो वो भी एक अथॉरिटी है, क्योंकि भगवत गीता को तो जीवन जीने के लिए एक टूल के समान बताया गया है। कोई भी समस्या हो हमारे जीवन की तो वहां से उसका समाधान मिल सकता है, ये हमें सिखाया जाता है। और रूल्स अवर पेरेंट्स टॉट, क्योंकि जो बड़े बताते हैं ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे नहीं करना है। तो या जो भी अ, घर में हमारे रूल हैं या स्कूल में रूल्स होते हैं जो बच्चों को और सबको फॉलो करने होते हैं, तो जो सिखाए जाते हैं तो वो भी अथॉरिटी में ही आते हैं। वो ज्ञान जो हम सीखते हैं वो अथॉरिटी से लिया गया ज्ञान है। अब इसमें यहाँ पर देर इज नो वे टू वैलिडेट और क्वेश्चन द नॉलेज। ठीक है। एंड not the same as asking as expert. Authority is not as the same as asking an expert. We can accept
reject or challenge an expert. So there are different opinions for teachers to be as authority or expert, क्योंकि teachers are accepted as an authority and great source of knowledge by learners. ऐसा माना जाता है कि teachers are expected as an authority and great source of knowledge by learners. पर बहुत अलग अलग ओपिनियन है लोगों के. कुछ लोग मानते हैं टीचर्स को एक्सपर्ट्स और अथॉरिटी, कुछ लोग नहीं मानते. तो some people says that teachers are experts, not authorities. So there are different opinions. But authority is something or someone who is expert or a respected source to attain knowledge. So this is about the authority. Next method of acquiring knowledge is rationalism, या जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं. नॉलेज एक्विजिशन थ्रू रीजनिंग. यहाँ पर हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल डिडक्शन करते हैं. एज्यूम नॉलेज को हम करेक्ट मानते हैं इफ द करेक्ट रीजनिंग प्रोसेस इज यूज्ड. तो जो हमारा मिडिल एज जो है, दैट इज मिडिल एज रिलाइड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन रैशनलिज्म. एक ऐसा फेज आया है जो पूरा रैशनलिज्म पर ही रिलाई करता है, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी एंड प्योर मैथ्स. And for example, we can take the mathematics. Mathematical proofs is rationalism at its best. तो और उसके अलावा theoretical physics है, experimental physics है, और जो भी मैथ्स और साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, नॉलेज है, उनको हम नॉलेज गेन थ्रू रैशनलिज्म मानते हैं. और इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि इट इज इजी टू रीच इनकरेक्ट कंक्लूजन, क्योंकि उतना लॉजिकल डिडक्शन जो है वो आसान नहीं है, और समटाइम्स वी कैन रीच टू इनकरेक्ट कंक्लूजन्स एंड फॉल्स प्रेमाइसेस मे बी देयर एंड मिस्टेक्स इन द रीजनिंग और स्टेप्स स्किप्ड. तो वहां पर प्रॉब्लम आती है अगर आपने एक भी स्टेप को स्किप कर दिया रीजनिंग करते समय, तो फिर आपका जो फाइनल आंसर आएगा या फाइनल जो कंक्लूजन आएगा वो दैट मे बी रॉन्ग. यूज रैशनलिज्म टू अलाइव एट अ हाइपोथेसिस देन टेस्ट विद अ साइंटिफिक मेथड. तो दिस इज अ सजेशन that we can use rationalism to arrive at a hypothesis, then test with the scientific method. So this is about the rationalism. Or there are few pictorial examples or illustrations related to rationalism. You can see logic, and it is often used to understand human behavior. हम क्लास में बच्चों के बिहेवियर को समझने के लिए इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे हम कहें कि हम ये ऑब्जर्व करें कि एक स्टूडेंट जो है वो पुअर ग्रेड्स ले रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो हम ये रीजन लगा सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहा. क्यों? हमने कहाँ से ये देखा? उसकी परफॉर्मेंस से देखा. फिर हमने लॉजिक लगाया, रीजनिंग की, रीजन निकाला कि क्यों उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं आ. तो उसके लिए फिर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि वो बहुत ज्यादा अपना एफर्ट जो है वो पूरा नहीं लगा रहा, पूरी तरीके से मेहनत नहीं कर रहा है. तो यहाँ पर टीचर जो है वो रैशनलाइज कर रहा है द मीनिंग ऑफ अ बिहेवियर विच ही और शी हैज ऑब्जर्व्ड ऑफ द स्टूडेंट. तो इट कुड बी रॉन्ग, और यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज है, रैशनल पे भी पहुंच सकता है. ये जो पूरा प्रोसेस होता है किसी चीज को जानने और समझने का, ये गलत कंक्लूजन पे भी पहुंच सकता है. तो ये एक इसमें खराबी है रैशनलिज्म में. और हाँ, पर जो भी मैथमेटिकल प्रूफ है वो रैशनलिज्म एट इट्स बेस्ट हम बोल सकते हैं.
थ्योरेटिकल फिजिक्स है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, ये भी रैशनलिज्म के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और हम रैशनलिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी हाइपोथेसिस को बनाने में, और उसके बाद हम उसको टेस्ट कर सकते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड। तो दिस वाज अबाउट रैशनलिज्म। तो हमारा अगला मेथड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म is acquiring knowledge through experience, or we can say that empiricism is a method of knowing based on one's experiences or observations. When we talk about empiricism, तो हम ऐसे बोलते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, देयरफॉर इट इज ट्रू। एंड एक्सपीरियंस इज सब्जेक्टिव एंड हार्ड टू कंट्रोल। तो एक इंसान जो एक्सपीरियंस करता है, जरूरी नहीं है कि वैसा ही एक्सपीरियंस दूसरा इंसान भी करे, दूसरा व्यक्ति भी एक वस्तु को या किसी चीज को उसी नजरिए से देखे जैसा कि दूसरा देखता है। तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। इसलिए जब हम एक्सपीरियंस से नॉलेज सीखते हैं या इस मेथड का प्रयोग हम करते हैं एम्पिरिसिज्म का, तो उसमें सब्जेक्टिविटी आ सकती है, क्योंकि सबका देखने का और समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम ये तो कहते हैं, हम ये तो कह ही सकते हैं कि एम्पिरिसिज्म इज व्हाट नॉलेज इज गेन्ड थ्रू, acquired through experience. So we learn many things from our day to day life, what goes around. हम हर दिन, हर रोज अपने जीवन में अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जो चल रहा होता है, और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो ही एम्पिरिसिज्म है। जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज जो है वो हम विद्यालय से ही सीखें, या हम किसी एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाके ही सीखें। हम अपने दैनिक दिनचर्या में आसपास देखकर बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, सीखते हैं। तो जो भी हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो एम्पिरिसिज्म। सो दैट इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। तो अगर हम रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को कंपेयर करें, तो हम देखते हैं कि इन एम्पिरिसिज्म knowledge is based on experience and experimentation, but in rationalism knowledge is based on the use of reason or logic. In empiricism, experimental science is the paradigm of knowledge, and in rationalism, mathematics is the paradigm of knowledge. And in rationalism, genuine knowledge is certain, and in empiricism, experience and experiment rarely, if ever, produce certainty. But in rationalism, genuine knowledge is certain. In empiricism, some empiricists believe that mathematics can be certain. And in rationalism, experience does not produce certainty and does not conform to reason. Thus, experience is at best second class knowledge. So this is the difference or comparison between rationalism and empiricism. There are more methods of acquiring knowledge other than these five. One is inductive and deductive method. The inductive method starts with a particular example. Here, learners tries to arrive at a certain conclusion. This may lead to the formulation of law, generalization or principle. तो ये तो हम क्लासेस में बहुत यूज करते हैं। जब हम उदाहरण से पढ़ाना शुरू करते हैं, बहुत सारे उदाहरण देते हैं, और उसके बाद हम किसी सिद्धांत पर पहुंचते हैं, तो ये है इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पर हम जनरलाइजेशन से या रूल से शुरू करते हैं, और उसके बाद हम उससे संबंधित उदाहरण जो है वो कक्षा में बच्चों को देते हैं। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन दोनों मेथड, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव, दोनों ही ऐसे मेथड हैं जिनसे नॉलेज जो है वो ली जा सकती है, सीखी जा सकती है। उसके बाद एक और मेथड आता है अपील टू ट्रेडिशन।
We depend on our traditions for the solution of many problems we might face in the life. जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम ट्रेडिशन पर रिलाय करते हैं और ट्रेडिशन से अपनी समस्याओं का, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो भी हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे जिन चीजों को, जिन मान्यताओं को मानते हुए आए हैं, उनमें हम अपनी समस्याओं का निदान ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड एवरीथिंग दैट वी हैव एक्सेप्टेड फ्रॉम आवर ट्रेडिशंस माइट नॉट ऑलवेज बी वैलिड। ये भी सत्य है, जरूरी नहीं है कि वो वैलिड ही हो, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल हैव रिजेक्टेड दोज रॉन्ग ट्रेडिशंस विच वर वंस वैलिड। तो यहाँ ट्रेडिशंस के ये डिसएडवांटेजेस हैं कि जरूरी नहीं है कि जो नॉलेज हम ट्रेडिशन से ले रहे हैं वो वैलिड ही हो, और धीरे धीरे कालांतर में बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिशन से ली हुई नॉलेज को या रॉन्ग ट्रेडिशंस को जो है वो इनवैलिड माना है, जो कभी किसी जमाने में वैलिड हुआ करते थे, मान्य हुआ करते थे, पर वो अब अमान्य है। तो therefore we should always evaluate the knowledge acquired from traditions before accepting it. आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में वो नॉलेज कितनी सही है जो हमें ट्रेडिशन से मिल रही है, उसके अनुसार ही हमें निर्णय लेना चाहिए। और जो मेथड है ज्ञान को सीखने के, वो है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ध्यान लगाना। कंसंट्रेशन इज अ मेंटल एक्टिविटी, हम सब समझते हैं, where the person concentrating focuses his mental energy on some aids like a candle or idea or breathing और मंत्र। हम कोई भी चीज, किसी मंत्र पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपनी सांस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर के उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन मेथड है। और मेडिटेशन में person meditating concentrates for a longer period of time. Both of them are foundations of attaining knowledge. While meditating or concentrating, a person can make inferences. He can even make a link of facts of knowledge to something meaningful. So that's why concentration and meditation is one of the methods of acquiring knowledge. So next method of knowledge acquisition is observation and related processes. There are 4 sub-processes of attaining knowledge are observation, explanation, prediction and control. ये 4 और प्रोसेस हैं जिनसे हम ज्ञान सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। Observation can be internal or external and it can even be scientific observation. Explanation is the elaboration of facts of knowledge in a logical manner. तो ये भी एक तरीका है, एक्सप्लेनेशन भी एक तरीका है ज्ञान को सीखने का। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करना भी एक तरीका है ज्ञान को सीखने का, जो इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों में से कोई भी हो सकता है, और वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है प्रिडिक्शन। इट इज अ प्रोसेस रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट। इन दिस प्रोसेस रिजल्ट्स आर प्रिडिक्टेड। One needs to understand about causes and their effects. तो जब हम कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पे चलते हैं, जब हम रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो प्रिडिक्शन का प्रोसेस है। इसके जरिए भी हम नॉलेज सीखते हैं, लेते हैं। देन कंट्रोल इज द प्रोसेस इन विच रिजल्ट्स आर फिल्टर्ड आउट बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ऑन सर्टेन फैक्टर। तो कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रिजल्ट्स जो हैं वो फिल्टर करके आते हैं। कैसे फिल्टर करते हैं? हम नॉलेज गेटिंग प्रोसेस में कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, और उन फैक्टर्स को कंट्रोल करने के बाद जो रिजल्ट्स आता है वो कंट्रोल प्रोसेस के द्वारा आता है। तो ये 4 सब प्रोसेसेस हैं नॉलेज को अटेन करने के। कौन कौन से हुए? ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। Here, the solution of the problem being solved becomes a part of knowledge. So, problem solving is also an effective tool to acquire knowledge.
हम अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी भी समस्या में हो, और जब हम उस समस्या का निदान करते हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है उस समस्या को सुलझाने का, तो उससे भी तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है। तो उस प्रोसेस में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस में हम जो जो सीखते हैं वो भी हमारा ज्ञान बन जाता है, और जो हम सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं तो वो भी हमारी नॉलेज में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी एक नॉलेज गेन करने का मेथड है, तरीका है। तो आज के इस लेक्चर में हमने नॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में सीखा। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।